नमस्कार, न्यूज क्रांति के डेली न्यूज शो आज क्या हुआ में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ा अपडेट है, सरकार और किसानों के बीच चल रही रस्साकसी। सरकार और किसान संगठनों के साथ गुरुवार को हुई चौथी दौर की बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो सका। हालांकि सरकार ने किसानों की कुछ मांगों के प्रति नरम रूख के संकेत दिए हैं। 7 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य और आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश और किसानों के 40 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। बैठक के बाद श्री तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था जारी रहेगी और इस पर किसानों की शंका का समाधान किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को आशंका है कि नए कृषि कानून से एपीएमसी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जबकि सरकार इस व्यवस्था को और मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि नए कानून से निजी मंडी आएगी और सरकार दोनों मंडियों में समान कर प्रणाली लागू करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि व्यापार में विवाद होने पर किसानों को एसडीएम के यहां अपील करने पर आपत्ति है, जिसके कारण वे न्यायालय में जाने की व्यवस्था चाहते हैं। सरकार इस पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर किसानों को जो आशंका है उसका भी समाधान किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि 5 दिसंबर को फिर बैठक होगी। किसान संगठन पिछले 7 दिनों से दिल्ली की सीमा पर जमे हैं और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहे चीन से भारत ने बातचीत कर बांध न बनाने के लिए कहा है। भारत ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर नदी की धारा मोड़ने की रिपोर्टों पर चीन सरकार के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है और उससे अनुरोध किया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जाए जिससे निचले स्तर के हितों पर कोई दुष्प्रभाव पड़े। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में सवालों के जवाब में कहा कि उन्होंने इस बारे में मीडिया रिपोर्ट को देखा है। सरकार सावधानी पूर्वक ब्रह्मपुत्र नदी पर सभी गतिविधियों की निगरानी कर रही है। ऊंचाई से आने वाली नदियों के जल पर आश्रित होने के कारण सरकार चीन सरकार को अपने विचारों एवं चिंताओं से लगातार अवगत कराते आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीनी पक्ष ने भारतीय पक्ष को कई बार यही बात कही है कि वे नदी के बहते जल पर ही पनबिजली परियोजना बना रहे हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र की धारा को कहीं से भी मोड़ने का कोई इरादा नहीं है। भारत चीन एलएसी के मुद्दे से जुड़े एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से सतत संपर्क बनाए हुए हैं ताकि एलएसी के टकराव वाले सभी बिंदुओं पर पूर्ण रूप से सेनाएं सुगमता से एक दूसरे के सामने से हटा ली जाएं तथा पूर्ण रूपेण शांति एवं स्थिरता बहाल हो जाए। दोनों पक्षों ने कोर कमांडर की एक और बैठक करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट अपडेट है, नौसेना ने दावा किया कि वह चीन की ओर से आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने आज कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की कोशिश में है और थल सेना तथा वायुसेना के साथ तालमेल बनाते हुए नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एडमिरल करमवीर सिंह ने यह भी कहा कि नौसेना समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से चीन की ओर से किसी भी खतरे के प्रति पूरी तरह सचेत तथा निपटने के लिए तैयार है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में नौसेना प्रमुख ने कहा कि देश में कोरोना महामारी और चीन द्वारा उत्तरी सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की कोशिश की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नौसेना का टोही विमान P-8I और प्रीडेटर ड्रोन पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में निगरानी करने में सक्षम है। नौसेना निरंतर थल सेना और वायुसेना से तालमेल बनाए हुए है और उनकी जरूरतों के अनुसार कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि नौसेना के विशेष कमांडो मार्कोस की पूर्वी लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील में तैनाती के बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रीडेटर ड्रोन से हमारी निगरानी क्षमता बढ़ी है क्योंकि यह एक बार में 24 घंटे तक नजर रखने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच पिछले 6 माह से भी अधिक समय से सैन्य गतिरोध चल रहा है।
नेक्स्ट अपडेट है, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने सैन फ्रांसिस्को की मोबाइल गेमिंग कंपनी क्रिकी में निवेश किया। रिलायंस जियो ने हालांकि निवेश की कुल रकम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन क्रिकी ने अब तक कुल मिलाकर 2.20 अरब डॉलर का निवेश जुटाया है। भारत में क्रिकी ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर संवर्धित रियलिटी आधारित यात्रा नाम का एक मोबाइल गेम लॉन्च किया है। रिलायंस जियो के ग्राहक इस नए गेम के 3D अवतार के साथ खेलने की सुविधा उठा सकेंगे। सभी मोबाइल उपभोक्ता इस गेम को खेल सकेंगे। गेम को गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। देश में गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। एक आकलन के अनुसार अगले वर्ष तक देश में गेमिंग इंडस्ट्री के करीब 100 अरब रुपए आंकड़े के छूने का अनुमान है, जो सन 2022 तक 143 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। रिलायंस जियो गेमिंग मार्केट में अपने कदम मजबूती से जमाना चाहती है और क्रिकी में निवेश इस कड़ी में एक बड़े रूप में देखा जा रहा है। रिलायंस जियो के निदेशक आकाश अंबानी ने एक बयान में कहा, क्रिकी भारतीयों की एक पूरी पीढ़ी को ऑगमेंटेड रियलिटी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। हमारा विजन दुनिया भर में सर्वोत्तम अनुभव भारत में लाना है। यात्रा गेम इस दिशा में एक कदम है। ऑगमेंटेड रियलिटी गेम इस्तेमाल करने वालों को अपनी ही तरह की एक नई दुनिया में ले जाता है। हम जियो और अन्य उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे यात्रा गेम के माध्यम से ऑगमेंटेड रियलिटी का अनुभव करें। गेम लॉन्च के मौके पर क्रिकी के संस्थापक जाह्नवी और केतकी श्रीराम ने कहा, क्रिकी में काल्पनिकता और वास्तविकता को एक साथ लाना ही हमारा विजन है। ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से हम काल्पनिक दुनिया को सीधे आपके घर तक पहुंचाएंगे और वो भी आपके मोबाइल फोन के जरिए। नेक्स्ट अपडेट है, गुजरात हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बिना मास्क पहने घूमने और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों को कोरोना रोगियों की देखभाल के लिए बने कोविड केंद्रों में सामुदायिक सेवा के लिए लगाया जाए। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। अदालत ने कहा, ऐसे लोगों को ऐसे केंद्रों पर 5 से 15 दिनों तक रोज 4 से 6 घंटे तक सफाई, खाना बनाना, डाटा और अन्य रिकॉर्ड आदि में मदद जैसे गैर मेडिकल सेवा के कार्य में लगना चाहिए। ऐसा करते समय उम्र, लिंग आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि वह सजा उस आर्थिक दंड के अतिरिक्त होगी जो इसके लिए पहले से तय है। गौरतलब है कि कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर दंड की राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है। राज्य में अब तक कोरोना के 2,10,000 से अधिक मामले आए हैं, जिसमें से करीब 15,000 सक्रिय हैं। अब तक 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अदालत ने राज्य सरकार को अपने निर्देश के अनुपालन मामले में एक रिपोर्ट 24 दिसंबर तक जमा करने का आदेश भी दिया है। और आज का लास्ट अपडेट है, महोबा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक मासूम की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के कुलपहाड़ क्षेत्र में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम को 20 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद नहीं बचाया जा सका। अपर पुलिस अधीक्षक RK गौतम ने गुरुवार को बताया कि बुधौरा गांव में खेत में स्थित बोरवेल में बुधवार को गिरे किसान भागीरथ के 4 साल के बेटे धनेंद्र को बचा पाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। प्रशासनिक स्तर पर इस बाबत अमल में लगाए गए सारे उपकरण नाकाम साबित हुए। सेना नायक डॉक्टर सतीश कुमार IPS के निर्देशक में SDRF के जवान रात भर कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुबह बोरवेल से बाहर निकाल सके। बोरवेल से निकले बालक के बेजान शरीर को देखकर हर किसी का धैर्य जवाब दे गया। हालांकि मासूम ने जीवन की तनिक भी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उसे तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। 100 के परीक्षण उपरांत डॉक्टरों ने बताया कि बालक की लगभग 6 घंटे पूर्व मौत हो चुकी है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। यह थे आज के मुख्य समाचार। आप अन्य खबरों के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ऐसे ही अपडेट को रोज पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। newscranti.com से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।